नमस्ते विद्यार्थियों, हम विश्व जनसंख्या से संबंधित अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? 3 का अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें हम विश्व जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? विश्व जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर के बारे में, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर के बारे में, जनसंख्या की निरपेक्ष वृद्धि के बारे में और दशकीय व वार्षिक जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। और साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि किसी क्षेत्र या प्रदेश में निवास करने वाली जो जनसंख्या है उसकी प्राकृतिक, वास्तविक, निरपेक्ष, दशकीय और वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। विद्यार्थियों, किसी भौगोलिक क्षेत्र में दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ध्यान दें, किसी भौगोलिक क्षेत्र में दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को, किसको? परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, उस भौगोलिक क्षेत्र में दो समय बिंदुओं के बीच, समय बिंदु कितने हो गए? दो समय बिंदुओं के बीच। एक समय है 2010, दूसरा समय है 2020। ठीक है ना? कोई एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, उसकी 2010 में जनसंख्या थी, मान लीजिए 5000। जनसंख्या कितनी थी? 5000 थी। और उसी भौगोलिक क्षेत्र में 2020 में जनसंख्या कितनी होगी? 6000। ठीक है ना? परिवर्तन कितने का आ गया? कितने का परिवर्तन आ गया? 1000 का परिवर्तन आया। परिवर्तन कितने का आया? 1000 का। कौन सा? धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक परिवर्तन आया। ये कोई एक भौगोलिक क्षेत्र था, एक। ठीक इसी तरह से कोई दूसरा भौगोलिक क्षेत्र है बी। भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? बी। 2010 में वहां की जनसंख्या थी, वही मान लीजिए 5000, और 2020 में वो जनसंख्या हो गई कितनी? 4000। ठीक है ना? तो जनसंख्या में कितने का परिवर्तन आया? 1000। धनात्मक है, ऋणात्मक है? ऋणात्मक। समझ गए ना? तो कहता किसी भौगोलिक क्षेत्र में दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को, किसको? जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, जिसका मान धनात्मक या
ऋणात्मक होता है। मान कैसा होता है? धनात्मक होता है, या फिर कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है ना? अच्छा, जनसंख्या में परिवर्तन किसके कारण आता है? जनसंख्या में परिवर्तन आता है जन्म दर से। जनसंख्या में परिवर्तन किसके कारण आता है? मृत्यु दर से। जनसंख्या में परिवर्तन कैसे आता है? प्रवास से। इनसे परिवर्तन आता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में, परिवर्तन किसके कारण आता है? जन्म दर के कारण। या फिर परिवर्तन किसके कारण आता है? मृत्यु दर के कारण। परिवर्तन कैसे आता है? प्रवास के कारण। अब जन्म दर क्या है वो देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? जन्म दर किसको कहते हैं मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दें आप। एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। जन्म दर किसे कहते हैं? एक वर्ष में, कितने वर्ष में? एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या। कौन से बच्चों की संख्या? जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर कैसे कहते हैं? वही, एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। जिससे क्या आता है? जनसंख्या में परिवर्तन आता है। प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास किसे कहते हैं? निवास के उद्देश्य से किसी व्यक्ति का अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। कोई व्यक्ति एक पहले यहाँ रहता था ए स्थान पर, अब बी स्थान पर चला गया, ठीक है ना? ए से कहाँ चला गया? बी स्थान पर। क्यों चला गया? निवास के उद्देश्य से। और क्या करने लग गया? बी स्थान पर जाकर के बस गया। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रवास कहलाती है। तो इनसे जनसंख्या में परिवर्तन आता है। जन्म दर बढ़ गई, जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन आ गया। समझ रहे हैं क्या? जन्म दर बढ़ गई तो जनसंख्या में कैसा परिवर्तन आ गया? धनात्मक परिवर्तन आ गया। जन्म दर ऊंची है, मृत्यु दर गिर गई, धनात्मक परिवर्तन आता है, लेकिन तीव्र गति से आता है। प्रवास में दो स्थान हो गए, एक ये वाला स्थान है, ठीक है ना, एक ये वाला स्थान है। यहाँ तो पहले रहता था, इसको तो कहते हैं उद्गम, क्या कहते हैं? उद्गम स्थल। और यहाँ चला गया, इसको कहते हैं गंतव्य। इसको क्या कहते हैं? गंतव्य कहते हैं। तो जहाँ से व्यक्ति यहाँ गया है, यानी यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ तो जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम। और यहाँ आ गया, रहने लग गया यहाँ, तो यहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं क्या? जनसंख्या में परिवर्तन कैसे आता है ये चीज मैं बता रहा हूं। जन्म दर के कारण आता है, मृत्यु दर के कारण आता है, और प्रवास के कारण आता है। ठीक है ना? जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, जिसका मान कैसा होता है? धनात्मक होता है, या फिर कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ये तो हो गया जनसंख्या वृद्धि। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर का मतलब क्या है? जन्म दर का मतलब क्या है? एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे जन्म लेने वाले
जीवित बच्चों की संख्या जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। ठीक है ना? छोटे प्रश्न आते हैं भाई, इस अध्याय से संबंधित छोटे प्रश्न आएंगे एग्जाम्स में, बहुत बार पूछे गए हैं। जन्म दर से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वृद्धि क्या है? मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? प्रवास किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या को कैसे प्रभावित करता है? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, को जन्म दर कहते हैं। ठीक है ना? मृत्यु दर एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा? मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है ना? फिर से सुन लीजिए, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं, प्रवास किसे कहते हैं, इस तरह से डेफिनेशन लिखनी है। प्रवास किसे कहते हैं बेटा? किसी व्यक्ति द्वारा निवास के उद्देश्य क्या उसका? निवास करना। किसी व्यक्ति द्वारा निवास के उद्देश्य से अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बस जाना, दूसरे स्थान पर बस जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास कहते हैं। ये डेफिनेशन आप अवश्य याद रख लें। ठीक है? हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के बारे में। हमने पढ़ लिया कि दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर के बारे में। प्राकृतिक वृद्धि दर प्रश्न आया था एग्जाम्स में, प्रश्न आया था कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कैसे ज्ञात करते हैं। बता रहा हूं आपको। प्राकृतिक वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि जन्म दर और माइनस मृत्यु दर। प्राकृतिक वृद्धि दर कैसे ज्ञात करते हैं बेटा? जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से। जन्म लिया, मान लीजिए एक वर्ष में 1000 लोगों के पीछे जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या है 40। मृत्यु दर यानी एक वर्ष में 1000 जनसंख्या के पीछे मरने वालों की संख्या होगी 10। इनका माइनस कर देंगे। माइनस करने पर कितने आए भाई? अरे कितने आए? 30। तो 30 क्या होगी? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर होगी। समझ रहे हैं क्या? प्राकृतिक वृद्धि दर कैसे ज्ञात करते हैं? जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से। क्या याद करते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर ज्ञात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर। वास्तविक वृद्धि दर
वास्तविक वृद्धि वृद्धि दर कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए कि जन्म दर, ध्यान दें थोड़ा सा, जन्म दर माइनस मृत्यु दर, यहां तक तो वही सूत्र है। उसके बाद में आप्रवासी, माइनस उत्प्रवासी। जन्म दर कितना था? कितना था? 40। मृत्यु दर कितना था बेटा? मृत्यु दर था 10। आप्रवासी, आप्रवासी को कौन से होते हैं? जो बाहर से लोग अपने यहाँ आ गए, यानी बाहर से जो लोग आए हैं उनको आप्रवासी कहते हैं। किसी बाह्य क्षेत्र से लोगों का आना क्या कहलाता है? आप्रवास। और किसी आंतरिक क्षेत्र से बाह्य क्षेत्र की ओर जाना क्या कहलाता है? उत्प्रवास। समझ रहे हैं क्या? जैसे मान लीजिए एक छात्र है, उसका नाम है जयप्रकाश। जयप्रकाश नेपाल से आया है। कहाँ से आया है? नेपाल से आया है। कहाँ आया है? भारत आया है। तो भारत में क्या हो गया? वो आप्रवासी। लेकिन नेपाल में क्या हो गया? उत्प्रवासी। समझ गए ना? आप्रवास का मतलब क्या होता है? आना। उत्प्रवास का मतलब होता है जाना। इतना याद रखें आप। जन्म दर क्या थी हमारी? 40। मृत्यु दर क्या थी? 10। अच्छा, कितने का अंतर हो गया? कितने का अंतर हुआ? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अपन यही निकालते हैं इसको, 30 प्लस, इसमें प्लस करेंगे। किस में प्लस करेंगे? इनमें 30 में प्लस आप्रवासी। आप्रवासी अपने पास आए, बाहर से लोग आए 4, तो कितने हो गए हमारे? अरे यहां तक कितने हो गए बेटा? 34 हुए कि नहीं हुए? 30 ही तो बचे यहाँ। आप्रवासी बाहर से आए कितने? 4। इसमें प्लस कर देंगे हम, 4 प्लस किया तो कितने हो गए हमारे? 34 हो गए। फिर माइनस उत्प्रवासी। उत्प्रवासी कितने? 2 लोग बाहर चले गए। इस 34 में से 2 निकाल देंगे हम। कितने आ जाएंगे अपने पास? अरे कितने आ जाएंगे? 32 आ जाएंगे। तो ये हो गई आपकी वास्तविक वृद्धि दर। समझ रहे हैं क्या? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर कैसे ज्ञात करते हैं? सूत्र लिखिए, प्रश्न आता है तो आप लिखेंगे जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवासी माइनस उत्प्रवासी। जन्म दर, एक वर्ष में 1000 लोगों के पीछे जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या क्या है? मृत्यु दर, एक वर्ष में 1000 जनसंख्या के पीछे मरने वालों की संख्या क्या है? वो मृत्यु दर। मृत्यु दर 10 है, जन्म दर 40 है। इसका अंतर कितना हो गया? 30 प्लस आप्रवासी। आप्रवासी कितने? 4, यानी बाहर से लोग हमारे पास कितने आए? 4 आए। और माइनस उत्प्रवासी, चले कितने गए? 2 बाहर चले गए। तो कुल जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर कितनी आ गई? 32 आ गई। ठीक है ना? तो ये था जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर और जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या की निरपेक्ष वृद्धि दर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? निरपेक्ष वृद्धि दर के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दें भाई, निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि। निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि कैसे ज्ञात करते हैं? ध्यान दें थोड़ा सा कि वर्तमान जनसंख्या यानी वर्तमान जनगणना की संख्या माइनस पिछली जनगणना की संख्या बराबर है निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि। भारत के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं इसको। वर्तमान जनगणना कब हुई थी भारत की? 2011 में। ठीक है ना? पिछली जनगणना कब हुई थी हमारी? 2001 में।
समझ रहे हैं क्या? पढ़ क्या रहे हैं हम? जनसंख्या की निरपेक्ष वृद्धि दर के बारे में पढ़ रहे हैं। अर्थात जनसंख्या की निरपेक्ष वृद्धि दर कैसे ज्ञात की जाती है, ये चीज पढ़ रहे हैं। कैसे ज्ञात करेंगे हम? वर्तमान जनगणना की संख्या माइनस पिछली जनगणना की संख्या। तो वर्तमान जनगणना क्या थी हमारी? 2011। पिछली जनगणना कितनी थी? 2001 की संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121.01 करोड़। और 2011 के अनुसार कितनी थी भारत की जनसंख्या? 102.7 करोड़। ठीक है, क्या निकालेंगे हम? निरपेक्ष वृद्धि दर की निकालेंगे जनसंख्या के। वर्तमान जनगणना की संख्या को पिछली जनगणना की संख्या से क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। यानी 121.01 माइनस 102.7 घटा देंगे हम। तो कितना आया? 18.31 करोड़। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि क्या थी? ये थी। समझ रहे हैं क्या? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? 18.31 करोड़ की थी। लेकिन अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या का प्रतिशत। जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत पढ़ेंगे हम, कि प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है जनसंख्या वृद्धि को। का प्रतिशत। यानी निरपेक्ष वृद्धि, निरपेक्ष वृद्धि किसकी भाई? जनसंख्या की निरपेक्ष वृद्धि बटे पिछली जनगणना की संख्या गुणा 100। क्या याद करेंगे हम? जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत। प्रतिशत याद करेंगे बेटा। अब सुना, जनगणना की निरपेक्ष वृद्धि दर कितनी थी हमारी? 18.31 करोड़ की। पिछली जनगणना की संख्या कितनी थी? 102.7 गुणा क्या कर देंगे हम? 100 बराबर है 17.82%। अर्थात जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या में 17.82% की वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय जनसंख्या में 17.82% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसको दशकीय जनसंख्या वृद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दशकीय जनसंख्या वृद्धि। यानी 2011 के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो आप क्या कहेंगे? 17.82%।
ये था दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। अब हम बढ़ेंगे वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर। तो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दें, दशकीय वृद्धि दर बटे 10। 10 क्या है? वर्ष हैं। 10 क्या है? ये वर्ष हैं। दशकीय वृद्धि दर हमारी कितनी थी? अभी तो निकाला हमने। दशकीय वृद्धि दर कितनी थी हमारी? 17.82% बटे 10 बराबर कितने आ गए? 1.78। ये हमारी वार्षिक वृद्धि दर आ गई भाई। अर्थात जनगणना 2011 के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 1.78% दर्ज की गई। समझ गए क्या? यह था हमारा टॉपिक जिसमें हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा। इसके बारे में पढ़ा, जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा। और जनसंख्या वृद्धि में कौन कौन सी वृद्धि के बारे में पढ़ लिया हमने? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर के बारे में पढ़ा हमने, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर के बारे में पढ़ा, और जनसंख्या की निरपेक्ष वृद्धि दर के बारे में पढ़ा, दशकीय वृद्धि दर के बारे में पढ़ा, और वार्षिक जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।